आजकल लोग हैं मंदिर जाएंगे, फोटो पहले खींचेंगे कि हम मंदिर आए हैं, सबको बताएंगे। अरे मंदिर आए हो तो उसमें बताना क्या। इनके माता पिता की ये बड़ी सेवा करते हैं। हमने कई बार सोचा कि इन्होंने इनसे शादी क्यों कराई। आज हम सोचते हैं हर आदमी दुखी होता है कि मेरा महाराज ने ये काम नहीं किया, मेरा ये नहीं किया, वो नहीं। अरे उसके पीछे भी कुछ होगा। वही कहते थे जब भी मैं कभी मुझे कोई दिक्कत आई है जॉब में या किसी चीज़ में, मैं बस बिटिया, मुझे याद है कैची में बोला करते थे, मैं कंबल ओढ़ के बस सो जाता था महाराज। तो सब पता रहता, अंतर्यामी थे। जी, तो उनका हाँ हो गई महाराज, चोरी हो गई। बोले कैसा कप्तान है, तेरी गाड़ी चोरी हो गई। तो एम्प्लॉइज ऊपर छत पे चढ़ के वहाँ से पत्थर फेंक कर रहे थे नीचे, जो पुलिस नीचे लगी हुई थी जी, तो पुलिस के ऊपर मार रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मैं आपसे मिलवा रहा हूं महाराज जी के जो अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया, और ये पूरा परिवार जो है महाराज जी का सानिध्य पाया। और इन्होंने दो गुड़ियाँ बैठी हुई हैं, दिखाई पड़ रही हैं। हम दो गुड़ियाँ इसलिए कह रहे हैं कि बहन भी भाई के लिए गुड़िया ही रहती है, चाहे बड़ी हो और चाहे छोटी हो। तो ये हैं ज्ञानो बहन जी, और ये इनकी बेटी हैं मोनिका। आप हैं आरसी कोहली साहब, ठीक है ना। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे महाराज जी के सानिध्य की। दादा मुझको ये बताइए कि आपको महाराज जी के दर्शन कब हुए? मेरे को सितंबर 1968 में हुए महाराज के पहले जो दर्शन हैं। तो मैं फिर उसके बाद तो महाराज दिल्ली आते थे, काफ़ी दौरे महाराज के रहे जी। और जिस दौरे में आए तो मुझे पता चल जाता था कि मैं जाके महाराज से मिलता था। बर्मन के यहाँ? हाँ, बर्मन के यहाँ मिलता था। और ये सबसे से कहीं जिनके यहाँ जाते थे, एडी पांडे के यहाँ जाते थे। हाँ, बर्मन के यहाँ जवाहरलाल बर्मन होते थे। अब तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनके घर में रहते थे, रात को वही सोते थे, उनको सेपरेट कमरा मिला हुआ था। आप ये चित्र देख रहे हैं जो महाराज जी का जवाहरलाल बर्मन के साथ, ये ना इन्हीं की बात आप कर रहे हैं। हाँ, जवाहरलाल बर्मन के घर में रुकते थे, और वहीं पे हम लोग सब इकट्ठे होते थे और महाराज के दर्शन करते थे और महाराज के पास बैठे रहते थे। और मुझे तो खास तौर पे बुला के अपने चरणों में बैठा देते थे जी। नीचे मैं बैठे रहता था, वो तख्त पे बैठते थे जी, मैं नीचे बैठा रहता था। तो कई बार ट्रांसफर हुआ इनका। हाँ, अच्छा, जो ट्रांसफ़र मेरा हुआ तो मैंने गोवा हो गया। अच्छा। ऑल इंडिया सर्विस में था मैं, आईपीएस में हूँ। तो ऑल इंडिया कौन सा बैच रहा साहब आपका? मेरा 1966 है ना, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, है ना, तब आप आईपीएस कर चुके थे। हाँ। लेकिन ना कितने लंबे पीछे दौर में मैं आपको लिए जा रहा हूँ कि ये जो काया है ना, ये बाद में निर्माणित हुई, और उससे पहले की यादें आपके साथ हैं जी। स्वागत है। हाँ जी। तो मेरा तबादला एक बार गोवा में हो गया जी। तो मैंने महाराज से कहा, महाराज पहले इलाहाबाद गए, पता लगा इलाहाबाद गए हुए हैं, यहाँ गए जी। तो पता लगा कि दादा वहाँ नहीं है। फिर हम निराश होकर लौटे। जब लौटे तो महाराज को पहले ही पता था। तो हमने कहा महाराज ऐसे ऐसे दिल्ली में आए थे, गोवा में हमारा तबादला हो गया। तो कहा मैं बच्चे छोटे हैं, परिवार को लेकर गोवा जाऊंगा जी। तो महाराज ने कहा गोवा क्यों जाएगा, वो तो बिल्कुल नहीं जाएगा गोवा। अच्छा। हाँ, तो महाराज ने ऐसी करनी करी कि होम सेक्रेटरी भी आया था मिलने जी, यूनियन गवर्नमेंट का जी, गोविंद नारायण ICS। अच्छा। उस ज़माने में थे यूनियन होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और वो बड़े महाराज के भक्त थे। अच्छा। तो महाराज ने ऐसे जिक्र किया, अरे तुम अफसरों को ज़बरदस्ती गोवा भेज रहा है जी। तो उन्होंने कहा, महाराज ने कहा ये इसको क्यों भेज रहा है? तो उन्होंने कहा महाराज ये बिल्कुल नहीं जाएगा, दिल्ली में ही रहेगा। दिल्ली में ही रहेगा। तो ऐसे महाराज की करनी ऐसी होती थी जैसे चाहे कर दें जी, और उनको पता सब होता था पहले से ही क्या होना है। हाँ, पहले से ही क्या होना है और क्या करना है और क्या होना है। एक मंदिर जो आपने पुनरुद्धार कराया था, वहाँ का अंडमान का ना,
हाँ जी। अंडमान का। जी। तो मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स का IGP था। तो मुझे पता चला कि यहाँ महाराज की फ़ोटो रखी हुई है कि एक मंदिर में। जी। तो मैं वहाँ गया और जाके देखा किसने फोटो। बनवाया था? वो भी महाराज के भगत थे, वीर प्रसाद। महावीर प्रसाद जो थे वो उनके महावीर प्रसाद जी। वो वहाँ पे चीफ कमिश्नर थे। जी। चीफ कमिश्नर थे उस ज़माने में। चीफ कमिश्नर होता था वहाँ। तो चीफ कमिश्नर उन्होंने वहाँ फ़ोटो रखवाई थी अच्छा। माँ बाबा की। फिर मैंने जाके सारा उसका बिल्कुल मंदिर का सेटअप करवाया जी। और उसमें महाराज की मूर्ति लगवाई। वाह। हाँ। ये कथा मैंने आपको सुनाई थी कि एक IPS अफसर महाराज जी के भक्त जिन्होंने वहाँ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया, मंदिर को एक अच्छा स्वरूप दिया। ये साहित्य से और इधर उधर से जानकारी करके मैंने सुनाई थी। आज पकड़ में आ गए वो IPS अफसर, है ना, और बता रहे हैं कि किस तरह से फ़ोटो की जगह विग्रह लगाया। तो आज भी ये चर्चा में है। हाँ। तो बिल्कुल है जी। और उस मंदिर में फिर लोगों को पता चला मेरे कहने से, लोगों को पता लगा तो काफ़ी लोग वहाँ हनुमान जी के भक्त हो गए। जी। तो आपका कितने बार ट्रांसफ़र रुकवाया महाराज जी ने ऐसे कह के? जब जहाँ जाना नहीं होगा तो कह देते होगे महाराज जी से? वहाँ भी जब कार्डर चेंज हो रहा था यहाँ हाँ। जब पहले दिल्ली हिमाचल प्रदेश कार्डर था ऑल इंडिया सर्विस का। अच्छा। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश यूनाइटेड था। दिल्ली से हिमाचल जा सकते थे, हिमाचल से दिल्ली आ सकते थे। अच्छा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय किया कि एक ऐसा यूनियन टेरिटरी, क्योंकि ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरिया था जी। जी। कि यूनियन गवर्नमेंट ही इसको करती थी। जी। वरना जैसे अगर यूपी है तो यूपी का अपना हिसाब था। मणिपुर और हाँ, तो यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है। हरियाणा तो बना 1965 में। जी। 66 में पहला बैच था। जी। तो ये सारा ऐसा बैच यूनियन गवर्नमेंट ने उन्होंने डिसाइड किया कि यूनियन टेरिटरी सारी बनाई जाए। जी। तो उसमें मणिपुर त्रिपुरा भी आ गया। जी। हाँ जी। अच्छा। और ऐसे कई दूर जो फार फ्लंग एरिया से इस कंट्री के जी। से ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, हाँ, कहीं भी चले जाएं। कहीं भी चले जाओ। तो ऐसा कर दिया कि इसको बनाया जाए। तो महाराज को पता लगा और मेरा पता लगा कि जा रहा, तो मैं भी महाराज के पास गया कि महाराज ये मणिपुर त्रिपुरा और कहाँ चले जाएंगे हम, दिल्ली छोड़ के? हाँ। तो महाराज ने कहा तू नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा, चिंता न करो। हाँ हाँ। तो मेरा ऐसा सबब बना महाराज की कृपा से कि मुझे दिल्ली में ही रखा गया। शिमला में भी आप रहे हैं? मैं शिमला में रहा। शिमला में इंसिडेंट हुआ था। हाँ। हाँ। 1-2 इंसिडेंट हुआ शिमला के कि शिमला में हमारा बड़ा बेटा जो था ना बहुत बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे क्या है। तो मैं बहुत रो रही थी, बुखार नहीं उतर रहा था उसका। तो महाराज वृंदावन से दिल्ली आ रहे थे बर्मन के यहाँ। रास्ते में उनके केहर सिंह साहब थे उनके, तो वो हमेशा आगे की सीट पे बैठते थे महाराज। तो पीछे मुड़ के बोले, केहर सिंह मेरी बेटी बहुत रो रही है। ये बात मुझे केहर सिंह ने बताई थी। बोले बहुत रो रही है, जल्दी चलो दिल्ली चलो, मुझे बात करनी है। बर्मन के यहाँ आए तो बर्मन के यहाँ पहले बोले दिल्ली शिमला फ़ोन मिलाओ। तो हमसे बोले फ़ोन आया तो हमने कहा महाराज ऐसे ऐसे बेटा बहुत बीमार है, कैसे ठीक होगा क्या? अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं दिल्ली ले जाओ इलाज कराने। तो महाराज बोले तू रो रही थी, चिंता क्यों करती है ज्ञानो, मैं हूँ ना। ऐसे बोले मैं हूँ ना, तो घर ले आओ उसको, डॉक्टर बकते हैं। ऐसे बोले डॉक्टर बकते हैं, घर लेके आओ उसे, वो सब ठीक हो जाएगा अपने आप। अरे मैंने कहा महाराज वो कह रहे हैं दिल्ली ले जाओ, आप कह रहे हैं अस्पताल से घर ले आओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले कि कुछ नहीं होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, वो घर ले आओ उसको, सब दवा बंद कर दे। मैंने बंद कर दी। कह रहे थे 11 दिन में वो ठीक हो जाएगा। घर ले आई आप? मैं घर ले आई उनको, क्योंकि शुरू से हम लोग पिताजी के टाइम से ही हम लोग महाराज पे इतना ज़्यादा विश्वास करते थे कि हर चीज़ दवा खानी तो उनसे पूछ के खाते थे। फादर हमारे बीमार होते थे, उनको पाइल्स की तकलीफ़ होती तो महाराज बॉम्बे से पेड़ा भेजते थे कि सूरज के लिए पेड़ा भेजा है, तो वो खाते थे। एंड में जब उनकी डेथ हुई है तो महाराज ने पेड़ा नहीं भेजा, तो वो बार बार बोले कि अब मैं नहीं बचूंगा,
क्योंकि महाराज का प्रसाद नहीं आया। प्रसाद नहीं तो इतना ज़्यादा हम लोग को महाराज पे विश्वास था कि बिना पूछे हम लोग डॉक्टर को भी नहीं दिखाते थे। तो फिर उनका घर ले आए तो 11-12 दिन बाद अपने आप बुखार उतर गया, वो ठीक हो गया अच्छा खासा बिल्कुल। तो महाराज की ऐसी कृपा होती थी कि वो जैसे क्या करते थे हम लोग को पता नहीं। उनको वो कहते म्यादी बुखार है, चिंता क्यों करती है, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसे किया उन्होंने। तो कहीं जाते थे हम लोग तो उनसे कांटेक्ट जरूर रखते कि अगर दिल्ली आ गए तो दिल्ली फ़ोन पे बात करते थे, लखनऊ गए तो लखनऊ में बात होती। तो महाराज की तो क्या बताएं, वो तो बुद्धि वाणी से परे हैं, मन बुद्धि वाणी से महाराज परे हैं। उनके बारे में बताना इम्पॉसिबल है। एक इंसिडेंट हो तो बताया जाए तो रोज़ाना इंसिडेंट हो रहे हैं और आज तक हो रहे हैं। जिस परिवार को पकड़ लेते हैं ना कभी छोड़ते नहीं। ये बच्चे हैं, ये लोग जो हैं ये छोटे छोटे थे, वृंदावन जाते थे तो महाराज कहते पकड़ ले इसके, पंखा पकड़ लेगी ये चिपक जाएंगे। इस तरह से करते थे। 1-2 साल के दौड़ के जाते थे महाराज के चरण छूने के लिए। अब इसकी भी शादी महाराज ने IAS से कराई। हम लोग को कहाँ पहुँचा दिया ये हम कभी सोच नहीं सकते। तो वैसे कहते रहे कहाँ से IPS लाऊं, कहाँ से IAS लाऊं। अब वो ले आए, पता नहीं कहाँ से लाए, क्या किया उन्होंने। IAS से आपकी तो शादी कहीं हो रही थी, हमने सुना पहले और कहीं हो रही। हाँ, क्या हुआ था बीच में इनका इन्होंने हमें देखा नहीं था तो शादी हमारी कहीं तय हो गई थी। तो एंगेजमेंट का सामान जैसे होता है ना, रेडियो जैसे होते हैं सब दिए जाते थे पुराने टाइम में। हाँ, तो वो दे देती थी। तो वहाँ पे बस शादी का फिर ये हुआ कि ये कहीं और भी देखा इन्होंने, और लड़कियाँ उन दिनों देख रहे थे, फिलौर में ट्रेनिंग कर रहे थे तो और लड़कियाँ वगैरह देखी तो इन्होंने शायद अलग-अलग स्टेट से थे। मम्मी लोग लखनऊ में थे, फादर की फैमिली सब लुधियाना में थी। हाँ, तो वो अलग अलग सब जगह देख रहे थे। तो बाद में ये हुआ कि वो शादी यहाँ नहीं करेंगे। तो हम लोग अपने पिताजी के पास लेके महाराज की, इनके यहाँ से चिट्ठी आई कि हम शादी तोड़ते हैं, हम कहीं और कर रहे हैं। तो वो चिट्ठी लेके हम लोग महाराज के पास वृंदावन पहुँचे। जाड़े का दिन था, दिसंबर का महीना था। महाराज तख्त पे बैठे, आग जल रही थी बीच में आंगन में, बिल्कुल जो कच्ची मट्टी थी उस पे बैठे थे महाराज। और हमने पहली बार देखा, फादर ने उनको चिट्ठी दिखाई तो पहले इंग्लैंड होता था, यूँ पढ़ा, फाड़ के उन्होंने फेंक दिया। अंतर्देशी तो हमारे पिताजी ने कहा कि ये क्या किया आपने, इसका जवाब देना है, कुछ तो लिखना है, क्या करना है। कि मेरे ब्रदर और वो जो थे वो पीछे पड़े थे कि यही करनी है। तो महाराज ने उनकी बुद्धि ठीक कर, मतलब जैसे मेरा एक दूत है वहाँ। जी, अच्छा। ये कहा तो ये बाद में पता चला कौन था। बताइए महाराज। अच्छा, घर में जब आप कहते होंगे हम शादी करेंगे नहीं यहाँ, हाँ, और पिताजी कहते हैं वहीं करनी है, तो क्या लगता था घर में कौन सी बात मानी जाएगी? कभी आपके वहां में IPS अफसर तो ऑफिस में तो आपने आदेश पारित किया हो गया, लेकिन ये घर वाला आदेश कैसे पारित हुआ? घर वाला हमारे पिताजी ने कहा कि मेरी पगड़ी की इज्जत का सवाल है। हाँ, मैंने एक बार हाँ कह दी तो हाँ कह दी, ये नहीं चल सकती अब। अच्छा, हाँ, उस टाइम पे तो तुम मेरी इज्जत नहीं रखेगा। अच्छा, मेरी पगड़ी की इज्जत है। तो क्या कोई लड़की देख रखी थी? हाँ, कई जगह आ रहे थे वहाँ के जस्टिस सरीन थे लखनऊ बेंच के। अच्छा, हाँ, उनकी भी आई चिट्ठी आई हुई थी। भाई आप IPS अफसर थे तो चिट्ठियां तो आएंगी, सब कुछ हो गई, सभी लोगों की बात हो रही थी। महाराज ने यही करा, महाराज जी ने जो चिट्ठी भेज दी उसको तो कौन टाल सकता है। हमने कई बार सोचा कि इन्होंने इनसे शादी क्यों कराई। तो मुझे हमेशा उषा ये कहती थी, ज्ञानो तू नहीं जानती, महाराज हमेशा जो बेटा माता पिता की सेवा करता है उसको बहुत मान देते हैं, इनको बहुत मान देते थे, इसलिए क्योंकि अपने माँ की और पिता की सेवा बड़ी करी इन्होंने। इतने भाई होने के बाद भी अपनी माँ को अपने साथ रखते थे, जब तक जिंदा रही वो इन्हीं के साथ रही और उन्हीं का आशीर्वाद रहता था। तो महाराज इस चीज़ को बहुत मानते थे। आपको उग्रा साहब की बात याद आ रही होगी कि जब इलाहाबाद के DM बने, उससे पहले वो फैज़ाबाद के DM यानी अयोध्या पहुँचे थे और वहाँ JN उग्रा से न मिलकर उनके पिताजी के सीधे कच्छ में चले गए थे। उनके बेटे ने भी यही बात बताई थी और उनकी पुत्री ने भी, सुमित्रा दीदी ने भी यही बात बताई थी कि वो
जब शीतला बनर्जी जब जो लेके गए थे, उन्होंने ये कहा था कि नहीं नहीं वो कच्छ नहीं है। बोले नहीं नहीं चलो, मैं उससे नहीं मिलना, मुझे तो उनके बाप से मिलना है। और अंदर जब चले गए थे। और एक कहानी और याद आ रही होगी कि जब उन्होंने कहा था कि ये पूजा नहीं करते, इन्हें समझाओ, है ना, तो उन्होंने कहा था इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसने ये कहा था उससे कहा था अब तू जा, है ना। तो ये तू जा का अर्थ हो जाता था कि अब यहाँ से जाओ, बात पसंद नहीं है। तो आज ये फिर बात प्रमाणित हो रही है कि यदि अपने आपके माँ बाप, आपकी जो नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी को साथ लेके जब चलती है तो एक अलग मानक होता है तब भी और अब भी। और बच्चे देखिए, एक IAS का उदाहरण वहाँ पर है और IPS साहब तो बिल्कुल साथ बैठे हैं। तो ये साबित करती है ये बात कि चाहे किसी स्तर के बच्चे हों, बच्चे बच्चे होते हैं और माँ बाप माँ बाप होते हैं। और जब उनको लेके चलते हैं तो बेड़ा पार होता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। एक बात और बताना चाहता हूँ। जी स्वागत है। ये बात 73 की है जी। मैं नैनीताल गया हुआ था वैसे घूमने, छुट्टी लेके जी रेस्ट करने के लिए जी। तो उन्हीं दिनों वहाँ कैंची में वो फंक्शन होता है जून का, जी 15 जून का। जी। तो उस फंक्शन से पहले मैं गया और उसके बाद फिर मुझे कहा बाद में फिर आना। दोबारा मैं जब गया तो मुझे कहने लगा तू मेरी बेटी को लेके नहीं आया। अच्छा। अकेला कैसे आ गया? मैं वापस आया, इनको लेके गया। अरे वाह। तब रात की गाड़ियां चलती थी यहाँ पे, रात की बसें चलती थी जो सीधे कैंची जाती थी। हाँ। अच्छा। तब की बात है 73 लास्ट महाराज ने हम लोग को बुलाया था। जब बुलाया मुझे कहा कि उसको मेरी बेटी को अकेला कैसे आ गया? तब मैं गई, जा लेके आ उसको। तब मैं गई हूँ। आपको वो इंसिडेंट मैं बताती हूँ। जी जी। वो ऐसा था कि मैं जहाँ पे महाराज का कमरा था, अंदर बैठते थे, पीछे के दरवाजे से वो हमें अंदर ले गए। अंदर गए हम, अंदर देखा तो महाराज अकेले बैठे थे और साथ में सिद्धि माई एक खाने की थाली लेके महाराज के पास आई। जी। माइयों को मैं बहुत सबको जानती थी क्योंकि पीछे से वो खाना बनता था वहाँ कैंची में, और पकौड़ी आती थी और पूड़ियाँ आती थी। हम लोग जब नैनीताल से जाते थे दर्शन करने महाराज के, तो महाराज बोले ये कौन है? माँ से पूछा तो उन्होंने कहा माँ सूरज की लड़की है। तो मुझसे बोले ये कौन है? मैंने कहा माई है। हाथ जोड़ा मैंने, तो महाराज, मैं पैर के नीचे बैठ के रोने लगी महाराज के। तो मेरे सिर पे मारते जा रहे थे और कह रहे थे चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं हूँ ना तेरे साथ, चिंता क्यों करती हो, ऐसे करके। अब मैं रोए जा रही हूँ, वो मुझे ऐसे सिर पे ठोके जा रहे हैं, मैं हूँ ना तेरे साथ, बिल्कुल चिंता ना किया कर। क्यों रो रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद बस फिर उन्होंने एक रोटी में, उन दिनों वो लास्ट डेज थे, 73 की बात थी, और रोटी में उन्होंने घिया की सब्ज़ी थी, तो घिया पतला सा था सब्ज़ी, उस पर डाली रोटी और बोले ले खा ले। तो मैंने, वो सब चू रहा था जैसे, तो मैंने उसको खाया। सिद्धि माई से बोले दे इसको। ये कह गए आज से तू देगी, आज से तू देगी, तू देगी इसको खाना। वो उन्होंने दिया और मैंने उसको खाया। रोटी को ऐसे सब चू रही थी तो भी खाया मैंने उसको, पूरी रोटी खा ली महाराज की। और महाराज भोजन कर रहे थे, सिद्धि माई थे, हम थे। वो दिन सिद्धि माई, जब भी मैं कैंची जाती थी, सब लोग को प्रसाद कभी जो सर्वेंट होते थे उनके थ्रू भेजती थी सब। मैं उनसे लास्ट जब कैंची छोड़ती थी, मिलने जाती थी, अपने हाथ से देती थी, कहती महाराज कह गए। वो इतना महाराज का मान रखती थी कि महाराज कह गए। देखिए एक विशेष बात इसमें ये है कि जब मैं इनको लेके गया और वो उनका लास्ट विजिट था उनके पास, उनके जीवन का, हम इधर वापस आए हैं दिल्ली और हमें वो सूचना मिली कि उन्होंने देह त्याग दी है। देह त्याग, बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह कि देह त्याग करने से पहले उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को बुला के ला। दर्शन दिए उन्होंने, ये उनकी बड़ी भारी कृपा थी। और मुझे को उन्होंने, मेरे फादर बीमार हो गए थे, हमें और कोहली साहब को दोनों को कहा उन्होंने कि जाओ उनके अंतिम उसमें यात्रा में। हम लोग सीधे भाग के गए हैंगे वहाँ पे वृंदावन। महाराज का पार्थिव शरीर पड़ा था वरांडे में, वहाँ पर, और सामने
बर्मन खड़े थे, एक वो था वो मशीन दर्जी विमान के कपड़े सिल रहा था, सब चीज़ हमें याद है। किनारे उनके पाठक जी के पिताजी, जो पाठक जी हैं उनके पिताजी बनवारी लाल, उनके पिताजी बैठे हुए थे, बर्फ़ के ऊपर उनका रखा था। उसके बाद अंदर कमरे में ले गए, वहाँ उनको नहलाया धुलाया गया, उसके बाद इधर लाया गया। तब 5-6 बज रहे थे, तब कैंची के सब लोग आ गए थे। उन्होंने इधर हम वापस आए हैं और उधर ये खबर आ गई। इतना उन्होंने एंड में हम लोग को दर्शन दिए हैं। सबको एक एक को बुला के दे। मेरे पिता कभी इतने दिन कैंची में नहीं रहते थे, 15 दिन रहे, और हर एक से कहें सूरज और रुक जा, उनको आभास हो गया था कि अब हम जा रहे हैं। उनको बिल्कुल पता था, तो पता था और फिर वहाँ त्यागना है। पग्गल बाबा ने कहा कि नहीं, ये तो इतने बड़े संत हैं, इनका दाह संस्कार यहीं होगा। अच्छा, मैंने सुना है, हाँ। आप तो वहाँ रही हैं, हाँ, बताइए। आप लोग भी हैं। महाराज जी का जब पार्थिव शरीर वहाँ रखा हुआ था, हाँ, तो उस समय कैंची वाले कह रहे थे हम ले जाएंगे। कुछ लोगों का मत था कि यमुना जी के तट पे करना चाहिए, कुछ लोगों का मत ये था, जो मैंने गांव में बातचीत की अकबरपुर में, तो उस समय के भी कुछ 1-2 लोग हाँ, मिले। उसी वो कह रहे थे कि कंट्रोवर्सी अकबरपुर में को, उसी कंट्रोवर्सी को ठीक करने के लिए पग्गल बाबा पहुंच गए। ले जाने के लिए भी लोग कह रहे थे। हाँ, कोई उसी गंगा में कहते थे शरीर को कंट्रोवर्सी को करवा समझ करे, इसका शरीर गंगा में करवा नहीं, वहाँ करे। वृंदावन में जमुना के किनारे लकड़ियाँ चली तो गई पुलिस की थ्रू चली गई थी, ठेला गया था। अच्छा, इनको सारा वृंदावन के दर्शन कराए गए, उसमें बैठा के, वो बैठा के क्या, उसमें जो ट्रक था उसके ऊपर सजा वजा के उनको सब महाराज को घुमाया गया पूरा वृंदावन। उसके बाद आए तो मेरे पिताजी ने धर्मनारायण जी को शायद कहा कि तुम, जब पग्गल बाबा ने कहा ना कि इतने बड़े संत हैं, इनको तुम कहीं नहीं करोगे, इनका यहीं करोगे दाह संस्कार। तो पग्गल बाबा के ने, वो वहाँ पर थे जहाँ रसीदें कट रही थी, उसके चबूतरे पे बैठे हुए तो बब्बाला, मुझे वो सीन याद है। उसके बाद उन्हें पग्गल बाबा ने कहा, तब फिर वो लकड़ियाँ वहाँ से मंगाई गई, ठेला यहाँ लगाया गया। तभी देर से हुआ था उनका, 7-8 बजे, 8 बजे करीब शुरू हुआ था दाह संस्कार। फर्स्ट टाइम मैंने धर्मनारायण जी को देखा था जब वो कपाल क्रिया कर रहे थे महाराज की। वो चले गए थे, बॉडी को छोड़ गए थे, बर्फ़ में रख के फिर आगरा चले गए थे। यही कि हम क्या करें, वो भी समझ में नहीं आ रहा था उनको कि करें क्या, भक्त लोग जाने आगरा। तब वहाँ से फिर वो आए, दोबारा उन्होंने वो किया, कपाल क्रिया की। तब मैंने देखा। फिर जब रात में सब हो गया, काफ़ी 9-10 बज गए थे ये सब होने में, फिर हम लोग वापस दिल्ली के लिए वहाँ गए, रवाना हुए, तब दिल्ली वापस आए थे। बेटी है, इसका कोई काम होगा या कुछ होगा। आज हम सोचते हैं, हर आदमी दुखी होता है कि मेरा महाराज ने ये काम नहीं किया, मेरा ये नहीं किया, वो नहीं। अरे उसके पीछे भी कुछ होगा। आगे चल के तुम सोचोगे कि अच्छा किया मुझे यहाँ ट्रांसफ़र मेरा नहीं किया, नहीं तो मैं फंस जाता, मुसीबत पड़ जाती। रब्बू दादा तो जीते जागते उदाहरण ना, आर्मी में नौकरी नहीं लगने दी। हाँ, वही उन्होंने लिखा है। हाँ, आर्मी में सब कुछ काम हो गया, वो नाक टेढ़ी करके ऑपरेशन करके, और वो छू के सब सही कर दी थी जो डॉक्टर ने नहीं कर पाए। तो वही मैंने कहा, जो चीज़ जो होती है ना, तो महाराज को स्मरण करने से ही सब सारे काम हमारे हो जाते। आप सुनाइए कोई अपना संस्मरण जहाँ आपको लगा, क्योंकि आप तो महाराज जी की गोदी में खेली होंगी। 24 खेली? घंटे इनको महाराज के रहता है। महाराज के साथ डेली लाइफ में हम लोग उन्हें बिल्कुल जो है, जब सोचा उनके बारे में, तब उन्हें अपने पास पाया है। और साक्षात उनके साथ ही, ऑलमोस्ट लाइक ही इज़ अलाइव, ही इज़ अराउंड अस। ये ऐसी फीलिंग हमें 24 घंटे आती है। और पर्सनल इंसिडेंट्स बहुत हैं जिसमें महाराज को जब याद किया वैसे काम हुए हैं, वैसा जो सोचा, जो मन में कभी कोई दिक्कत आई, बच्चों को लेके आई, हस्बैंड को लेकर आई, कोई भी इशू हुआ, महाराज जी ने हमेशा हर स्तर पे, हर जगह पे महाराज जी का हाथ थामा हुआ है। एक बारी हम लोगों की पोस्टिंग की बात थी, बाहर विदेश जाने की जी। वो किसी बड़े हाई लेवल पे वो बात जाके कहीं रुक गई। सब चीज़ तैयारी हो गई थी, हम लोग का कुछ स्टेज में थे। एक्चुअली जाना किसी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पे था, बट एक कहीं कोई अड़चन आई जिसकी वजह से कैंसिल हो गया। तो हमें ये लगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमारी पूरी उम्मीद बांध दी गई थी उस बात को लेकर। और कई महीनों से हमें पता था कि ये 3 महीने की ट्रेनिंग कोर्स है, बाहर जाना है, प्रिपरेशन थी, एक मेंटली सब कुछ था। तो
जब कभी मन थोड़ा सा इधर उधर भटकता था तो ये सोचते भी थे कि ऐसा क्यों हो रहा है या हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, महाराज को मानते हैं, भक्त है, ये है वो है। फिर कहीं ना कहीं महाराज कोई ऐसा कुछ विश्वास देने के लिए किसी आदमी को ज़रूर भेज देते हैं जो आपको समहाउ कुछ इनडायरेक्टली कन्वे कर देगा कि होएगा आपका जी, थोड़ा सा सब्र रखने के लिए। अच्छा। तो ये कई दफ़ा ऐसा हुआ है पर्सनली स्पीकिंग। तो वो खैर हो गया उस बात को, वो जो रिजेक्ट हो गया, जहाँ जाना था वो नहीं हुआ। मुश्किल से 4 से 5 महीने के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई। जहाँ अड़चन जिस स्तर पे मंत्रालय में आ रही थी, मिनिस्टर की आ रही थी, वो ही बदल गए। और उसके बाद उसी जगह पे जहाँ एक ट्रेनिंग के लिए जाना था, वहाँ पोस्टिंग के लिए हम लोग गए। अरे वाह, 3.5 साल के लिए। क्या बात है। तो मतलब ऐसे अनुभव हुए हैं पर्सनली। और आज मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, इतने वेल सेटल्ड हैं बच्चे, अच्छा कर रहे हैं। और जब कभी कोई दिक्कतें आई हैं, महाराज को बस सिंपली अब याद किया। मैं तो टोटली उन्हीं को समर्पित हूँ। और वही बात हम लोग घर पे, मेरे हस्बैंड बहुत मतलब नेचुरली वो तो एक बाहर के पर्सन इंडक्टेड हैं, वो महाराज के बारे में कभी नहीं जानते थे। ओवर द इयर्स वो बड़े लॉजिक वाले आदमी हैं जो पढ़ते हैं किताबों को, संतों की किताबें बहुत पढ़ते हैं। उन्होंने पत्रिका पढ़ी है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ी है। पत्रिका तो अब शुरू हुई है। उससे पहले उन्होंने बहुत बुक्स पढ़ी जी। और अपने आप कहीं ना कहीं महाराज इनको उस दिशा में ले गए कि अब टोटली महाराज को समर्पित हैं। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? बेटा मेरा कोलंबिया से बिजनेस MBA कर चुका है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है न्यूयॉर्क में। बहुत बढ़िया। बिटिया मेरी कंप्यूटर साइंस कर रही है सिंगापुर में। वेरी गुड। और बच्चों की तरफ से हम लोग बिल्कुल निश्चिंत है। कई दफ़ा ये मन में आता है कि बाबा की इतनी कृपा है कि सुबह से शाम में कभी कोई ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि किसी प्रकार का हमें कोई दुख है या कुछ है। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि कभी कभी जैसे घर पे कोई आते हैं जो थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, इस तरह के लोग अगर आते हैं, अगर मैं पूछना भी चाहती हूँ कि हम लोग और थोड़ा दान पुण्य, या कहते हैं आप जहाँ हैं आपको आपके घर में बाबा की बड़ी मतलब वाइब्रेशन है। हर आदमी जो घर में घुसता है वो कहता है, और जानते हैं लोग कि बाबा नीम करौली की फ़ोटो चित्र सब जगह इधर उधर लगा हुआ है, तो वो सबका कहना है। और मैं लोगों का नाम नहीं ले सकती जो बड़े मतलब पहुंचे हुए लोग हैं, उनका ये कहना है, पहुंचे हुए लोग और जो गवर्नमेंट में और अदरवाइज भी, उनका ये कहना है कि आपके घर में बाबा की वाइब्स है। तो इसलिए आप जो कर रही हैं वो आपको उसी रास्ते पे लेते जाएंगे जहां आपकी इच्छा है। उससे ज़्यादा आप मत सोचिए कि आपने अपने आप को कुछ करना है। तो कई दफ़ा होता है मन में कि हम शायद कुछ और कहीं मन को और लगाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड और हमारा थोड़ा सा ये रहता है कि किस तरीके से अपने आप को सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें आगे। तो जैसे जैसे बाबा दिखाएंगे रास्ता करते रहते हैं अपने पर्सनल लेवल पे। तो बट थोड़ा जैसे चाहते हैं कि बाबा मार्गदर्शन वहाँ करें, जो आगे कुछ अगर रास्ता बनेगा तो करेंगे। हम थोड़ा सब जुड़े हैं लोग, सब जुड़े पूरी तरह से। थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाते हैं। आप हमको ये बताएं कि आपको महाराज जी की गोद में आप गई हैं, तो आपको कब की याद है? ये तो बहुत छोटी थी। मैं बहुत छोटी थी, 3 साल थी। हाँ, मैं 3 साल की थी। बट मुझे फेंट मेमोरीज हैं घर में, क्योंकि हमेशा बाबा का नाम सुना है। तो जब बचपन चर्चा हुई है तो बचपन से उतना ज़रूर याद है कि सुबह उठ के एक हमारा एक बाबा के ऊपर से दिन, बाबा से ही नाम से दिन शुरू होता था, ख़त्म होता था। तो वो चीज़ तो हमने। आपके पिताजी भी बैठे हैं, माताजी भी बैठे हैं। आप पिताजी से भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनको गोदी में नहीं उठाया होगा, आपको तो पूरा गोदी में उठाया हुआ है। क्यों सब? है ना? पूरा जो गोदी में उठाया हुआ है। तो भगवान तो जरा स्पर्श कर दें तो जीवन तर जाता है। और बिटिया तुम्हें तो पूरा महाराज जी ने गोदी में खिलाया है, और जब उनके नाम से लोगों के काम बन जाते हैं तो तुम्हें तो संपूर्ण आशीर्वाद है। घर में आपके हमेशा महाराज जी रहें, हमारी भी प्रार्थना है, और उनकी कृपा बनी रहे बस। वो हैं। हाँ। तो सब कुछ अपने आप है।
हैं वो हैं और वो- कहते ना कि मैं हूँ, आपसे कहा ना। सुनिए, आप कितने ही छोड़िए जी, वो आपको नहीं छोड़ते। आपको नहीं छोड़ते। जिसको एक बार पकड़ लेते हैं वो कहते हैं कि हम उसको कभी नहीं छोड़ते। आप कितने ही नाराज हो, कितने ही उनसे नहीं पकड़े रहते हो, उनसे आप भूल जाती हैं। कितने ही नाराज हो, जी। कितना ही वो करो, जी। वो नहीं छोड़ेंगे आपको। महाराज के भक्त हैं शर्मा अंकल, जी। वो कहते थे कि मैं को, वो चीफ इंजीनियर थे CPWD में, जी। वो ये कहते थे जब भी मैं कभी मुझे कोई दिक्कत आई है जॉब में या किसी चीज़ में, मैं बस बिटिया, मुझे याद है कैची में बोला करते थे, मैं कंबल ओढ़ के बस सो जाता था महाराज का नाम लेके। अपने आप वो चीज़, मैं कहीं कोई कुछ किसी से कुछ सिफारिश ना करने, बस कंबल ओढ़ के सो गया। अपने आप वो चीज़ों, मतलब जिस चीज़ के लिए हमें एंग्जाइटी नहीं मैं डेवलप करता था, मैं सोचता था महाराज हैं अपने आप से उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। मतलब इतना उनका विश्वास था। तो बताते थे, तो कभी कुछ बातें बिल्कुल घर कर गई हैं, और हमने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ देखा है, तो टोटली महाराज को समझ अच्छा, लेते एक हैं। बात बताओ, आपके नाना बड़े परेशान थे, नानी बड़ी परेशान थी पापा के लिए, है ना, कि IAS और PCS कहीं बच्चा मिल जाए, और महाराज जी ने कहा कि कहाँ से लाऊं इतने IAS PCS, है ना। हाँ, आपका विवाह भी IAS से हुआ, वो है भी ना। आज की तारीख में सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मैं पद इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग आने लगेंगे हमसे, और मैं किसी से सिफारिश नहीं करता। ये बड़ी बात, हम तो नंबर ही नहीं लेते। आपका भी नंबर मेरे पास नहीं है। मैं भाई महाराज जी के बड़े बड़े भक्त हैं, हाँ, उनसे मिलना जुलना होता है। वो तो होता हाँ, वो ठीक है, कोई पहचान ले, ठीक है। कश्मीर में IPS अफसर हैं, और कुछ लिखा उन्होंने, हमने ठीक है, तो जो लेखक होता है तो हम उसकी फ़ोटो छापते हैं। तो उन्होंने केवल एक बात कही कि भैया हम यहाँ पोस्टेड हैं। मैंने कोई बात नहीं, उनका नाम नहीं छापा, उनके विचार छाप दिए। दूसरा तो आपको मालूम ही है कौन से आई अफसर हैं कश्मीर में, तो वो भी हैं। तो मैं कभी भी कहीं पर भी गया, बात की, महाराज जी के संस्मरण लिए। अगर लोग जानेंगे कह रहे साहब ये IPS अफसर हैं जी, IAS अफसर हैं, चलो शुक्ला जी, तो शुक्ला जी की राम राम। कारण है कि वो अपने कर्तव्य निभाएं, हम उनके बाधक नहीं बन सकते। अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा किसी के सामने, तो उसके सामने धर्म युद्ध शुरू हो जाएगा कि मैं अपनी तरह से काम करूं या सिफारिश आई है वैसे काम करूं। मैं नहीं करता। तभी तो आपका चल भी रहा है, आपका चैनल चल भी रहा है। तभी जिस दिन आप ये सोच शुरू कर दोगे ना, जैसे हम लोग हैं ना, किसी टेलीफोन नंबर नहीं, हमें किसी के, हमारे सबसे बड़े तो वही हैं, सबसे बड़े हमारी सिफारिश तो वही। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप पहले हमारे घर में आए हैं, अरे वाह, इंटरव्यू लेने के लिए। पूछ लीजिए कोहली साहब के लिए, कभी इन्होंने मना भी कर दिया था, पहले मना किया था, ये नहीं दे रहे थे, बोले नहीं महाराज का तो अपने आनंद लो, जो आनंद हम लोग को अंदर से मिलता है वो कोई कहने या हमने तो साहब, हम आपको बताएं, ऐसी सिफारिश करी, और वो आज शर्मा जी के लिए भी कर रहा हूँ कि महाराज जी चाहेंगे तो बात होगी, और वही आपसे अपनी महाराज जी चाहेंगे तो बात होगी, वरना महाराज कभी जी नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। ये इतने तो महाराज जी नहीं करते थे। महाराज जी ने ही तो कहा कि भाई चलो विनोद शुक्ला को बुला लो, बात करते हैं, हाँ, है कि नहीं। तो वही, और मेरा मन में डाला है वो बात तब हुई है, तब हुई है, वो होता ही तभी है, ऐसे तो नहीं होता अब बिना। कोई एक ऐसा संस्मरण सुनाइए जहां जिंदगी में आपको ऐसा लगा हो कि अब ये काम नहीं हो सकता, और फिर आपने याद किया और वो कठिन काम यूं हो गया। इनको जरूरत ही नहीं पड़ी कोई काम कभी सोचने ऐसा- की, कभी नहीं। महाराज अपने आप करते रहते थे, आज तक कर रहे हैं, सेहत से लेके सब चीज उन्हीं के ऊपर है। ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, अभी भी आप जम रहे हैं, ऐसा नहीं। हम- सेहत तो बहुत बढ़िया है, कृपा उनकी है, सब उनकी कृपा। बाबा की कृपा, है कि नहीं। जय बाबा की। हम लोग बड़ी उनकी 24 घंटे हम और बहुत आनंद लेके सब प्रसाद खाते हैं, क्योंकि महाराज का बिल्कुल भंडारा समझ के वैसे ही खाते हैं। और मम्मी की ये बिल्कुल हैबिट है कि प्रसाद खूब लेकर भी बांटती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को मिले। ये लोग मुझे वैसे मिल जाए तो, लेकिन मैंने जो कथाएं भी सुनाई हैं, जैसे आपकी सुनाई के अंडमान निकोबार में जो है मंदिर किया, आपकी गाड़ी चोरी हुई, तो क्या क्या हुआ था, तो आपने अच्छी तरह बताया, हमने तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नहीं बता पाया। तो वो सब अनुभव हैं, और आप सोच रहे हो कि अपन खुद ही बोलते जा रहे, कुछ बोलने नहीं दे रहे, है ना। चलिए दीदी, आपने एक कथा करवाई थी, है ना, जिसका आपने सुना कि हाँ वो कथा करना चाह रहे थे,
जौनापुर मंदिर में। हाँ हाँ, क्या हुआ था? कौन से पंडित जी कहाँ से आए थे? वो पंडित जी आए थे, नारायणी पंडित थे, बनारस के थे जी। वो रामायण बड़ी अच्छी सुनाते थे, हनुमान जी का प्रसंग उसमें बहुत अच्छा सुनाते थे जी। तो जौनापुर में हमसे कई बार कैंची में मिले, वृंदावन में मिले, हम आना चाहते हैं जौनापुर कथा कहने। हमने कहा आप बिल्कुल आइए जौनापुर। तो उषा से हमने कहा वो कथा कहेंगे, हमने कहा आ जाओ। तो वहाँ जौनापुर में ठहरे तो हम कथा के लिए वो हमने कहा उनसे महाराज के सामने बैठ जाओ, ऊपर चबूतरा वहीं बैठ जाओ अपना और कथा शुरू करो हनुमान। वो बोले यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा अब आदमी तो नहीं है, हनुमान जी को सुनाओ। महाराज कहते हैं हनुमान जी के लिए आए हो, हनुमान जी के लिए आए हो कि किसी और के लिए आए हो? तुमने कोई पब्लिसिटी थोड़ी करनी है भाई। हम हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं तो हनुमान जी के लिए जाते हैं, किसी दूसरे को सुनाने तो जाते नहीं है। तब फिर उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा, हमने कहा आप सुनाओ। तो 2 बजे तक तो हम बैठे रहे, उसके बाद हम थक गए, हम घर आ गए, हम उषा। तो हमने कहा उषा इनको कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे, पंडित हैं भाई, आए हैं कथा कर रहे हैं। तो बोली ठीक है हम लोग दोनों मिल के दे देंगे इनको, जब शाम तक कथा करते रहेंगे। तो उषा बहादुर दीदी वही उषा बहादुर, वो हमारी बड़ी अच्छी। आप फोटो देख रहे हैं ना उषा बहादुर दीदी की? हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं जो आप वीडियो में देखते हैं, इनके साथ चलती फिरती एक लड़की है ना, है ना? हम दोनों में बहुत साथ रहा है हमेशा। तो वो बोले कि उषा बोली कि हम लोग दे देंगे पैसे। अब शाम को रात में करीब 8 बजे करीब उनका फ़ोन आया, बोले अरे बहन जी वहाँ तो इतनी भीड़ आई, पता नहीं हाथी में लोग आ रहे थे। हमने कहा वहाँ हाथी कहाँ आ गया? जौनापुर जैसी जगह में हाथी, आदमी तो दिखते नहीं, हाथी कहाँ से आ गया? कोई बड़े भीड़ आई है, इतना पैसा चढ़ा है कि हम आपको बता नहीं सकते। वो पैसे के लिए कह ही रहे थे। उन्हीं पंडित जी ने कहा, उन्हीं पंडित जी का फ़ोन आया। तो हम लोग का कोई पैसा नहीं खर्च हुआ और वहाँ पर कथा हो गई। आपको मैं बताती हूँ क्या होता है वृंदावन में। नए साल में हम और उषा दोनों जाते थे और इतना सा एक बुक्के के लड्डू नहीं होते हैं, तिल के लड्डू, वो लड्डू का एक डब्बा महाराज के तख्त पे रखते थे और दोनों जने बैठ के हनुमान चालीसा के 11 बार पाठ करते थे और दूसरी आरती होती थी और सुबेरे हम लोग चले आते। कभी कभी अंग्रेज भी बाजा लेके बैठ जाते, तबला लेके बैठ जाते, चलो ठीक है। आज की तारीख में आप देखिए वहाँ पर हर बार कम से कम 4-5 हज़ार के लड्डू रखे जाते हैं, मेवा बढ़ता है और 100-150 आदमी जाने लगा। तो धर्मनाथ ने हमसे बोले ज्ञानो तुमने ये कौन सा त्यौहार शुरू कर दिया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं शुरू किया, मैं तो वो तो कहते हैं एक पैर बढ़ाओ तो दूसरा पैर मैं बढ़ाऊंगा। महाराज तो कहते थे सही बात है कि एक पैर तुम बढ़ाओ तो दूसरा पैर मैं बढ़ा दूंगा। तो हम लोग तो 2 जने बैठते थे, अब यहाँ 100-200 आदमी आके और वहाँ पे मेवा बढ़ता है और रात में महाराज की आरती होती उसी उसमें एक पर्व बन गया है, एक अपना पर्व बन गया का भंडारा। व्यवहारिक रूप तो मैंने पिछले वर्ष से ही देखा है। हाँ, महाराज जी की रसोई में मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी और मैं आज भी जब वहाँ रसोई में खड़ा होता हूँ या मैं वैसे स्वीकार करता हूँ कि फाके खाने वाला व्यक्ति कभी लोगों को नहीं खिला सकता। आज 150 से 200 आदमी जो वहाँ भोजन कर रहा है, प्रसाद पा रहा है, पता नहीं कौन किसका भाग्य जो वहाँ भोजन प्रसाद पाता है और उसके सहारे हमें मिलता है। और आप सुने मैं महाराज से आज भी लड़ती हूँ। वहाँ पहले 2000 के लड्डू ले जाती थी, अब वो धर्मनाथ जी बोले ज़्यादा लाया करो। अच्छा, अब वो 5000 को। मैंने कहा महाराज ये इतना पैसा तो मैं नहीं खर्च करूँगी, रोज़ के रोज़ बढ़ाए चले जा रहे हो, मैं कहाँ से लाऊंगी? आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ से जब मैं दिल्ली आई हूँ तो सब लोगों ने मुझसे कहा, इसने कहा मेरी तरफ से 1 किलो लड्डू नहीं लिया, लियो पैसे। नीलम ने कहा मेरी तरफ से 1 किलो नहीं लिया, लियो पैसे। महाराज ने उतने पैसे मुझे वापस दिले। क्या किया, मैं इतने पैसे कहाँ से खर्च करूँ? ये भिड़ने वाली लड़की है महाराज जी की, कतई जैसे सुमित्रा जी कहती थी ना। हाँ, आपने देखा कि भौं चला के इस तरह से, हाँ, और बस वही आपका रहा, क्योंकि आपका बचपन ऐसे वातावरण में रहा है जहाँ महाराज जी का बहुत बहुत सानिध्य रहा। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि आपका वो आपका घर नहीं, वो महाराज जी का ऑफिस है। ऑफिस महाराज जी का स्थायी घर, जो मेरे व्यू से आप सहमत हो न हो एक अलग बात है, लेकिन घर उनका इलाहाबाद चर्च लैन है और ऑफिस लखनऊ में आपका घर। बाबा हमारे घर में आए, अशोका पुलिस लाइन में नंबर 1 बंगला मेरा था। अच्छा। तो बाबा मेरे घर आए और ये बेटा हमारा छोटा था, इसका अभी नामकरण नहीं हुआ था जी। तो हमने महाराज के, इन्होंने महाराज की झोली में बेटा डाल दिया
महाराजा आप ही नाम रखिए। तो उन्होंने कहा रामकृष्ण। रामकृष्ण, हाँ, स्वामी रामकृष्ण अरे वाह, बोले रामकृष्ण, ऐसे बोलते थे। क्या के उठ के खड़े हो गए। इतनी देर में जो वहाँ पता चल गया तो इंदिरा गांधी की कुर्सी हमारे साथ थी, सबकी थी। तो सब लोग वहाँ बाहर पुलिस का वो लगने लग गया, इंतज़ाम के प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा। अब मैं अचानक बात है कि मैंने देखा कि तुम बाबा कहाँ गए पता नहीं चला। अच्छा, जब उनको दर्शन नहीं देने किसी को जी, महाराज ने, तो ऐसा होता था कि वो कोई ना कुछ ऐसा दर्शन नहीं। प्राइम मिनिस्टर अपने घर से निकल रही हैं। हाँ, सब निकल रहे हैं, दर्शन के लिए। उनको सब पता लग जाता है कि भीड़ बढ़ गई है। अच्छा, तो उठ के खड़े, जय रामकृष्ण क्या कि उठ के खड़े हुए, और खड़े होके बस एकदम जब पता चला तो कहाँ गए हमें नहीं पता चला। पता नहीं चला कैसे गए कि कहाँ गए, कहाँ किसको हमने पता कई बार अशोका लाइन में जब आए थे हमारे घर, तो हमने कहा महाराज खाना आना खाइए, तो बोले लड़की के यहाँ खाना नहीं खाते, बेटी के यहाँ खाना नहीं खाया जाता। हमने कहा महाराज कुछ तो खाइए। उन्होंने मुझे पहली बार, हम लोग जब बर्मन के यहाँ गए मिलने, तो उन्होंने अपनी टेंट में से 5 का नोट निकाला, बोली शादी के बाद पहली बार आई है बेटी, तो 5 रुपए दिए। अरे वाह। आज भी मेरे पास 5 रुपए हैं, मुझे दिखाना जरूर। अभी मैं निकाल महाराज जी के छुए हुए हैं, स्पर्श किए हुए हैं। छुए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं, महाराज जी आपके घर पे पधारे हैं, और इंदिरा गांधी ने घर से तैयारी की कि हम मिलने जाके अन्य जो, अब मैं ये कहूँ कि मोस्ट VIP मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं या घर से निकल रहे हैं, तो उन्होंने इतना समय नहीं दिया कि वो घर से, एक घर से निकल के दूसरे घर में घुस पाए, और महाराज जी चले गए। ये कई लोगों ने पूछा कि इंदिरा गांधी मिली थी, नहीं मिली थी, है ना। तो अब आज एक बात प्रमाणित हो गई है कि इंदिरा गांधी मिलना चाह रही थी, आपके यहाँ मिल नहीं पाई, लेकिन ये प्रयास सफल हुआ। मुझे ऐसे भक्त ने बताया था जिसने मेरे मुंह पे भी ताला डाला था, लेकिन मैं इतना तो बता ही देता हूँ कि इंदिरा गांधी मिली थी उससे, ठीक है ना। उनके संस्मरण मैं आपको, क्योंकि वो बात कही है कि साहब बताना नहीं, लेकिन आज बात जब ये आ गई है कि इंदिरा गांधी भी मिलना चाह रही थी, आपके घर से तुरंत आपके बेटे का नामकरण करके और निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चल पाता नहीं कि किधर गए। पंडित लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, ये सब भक्त थे उनके। ये सब ऐसे भक्त थे जिन्हें पद पर रहते हुए और वापस कर दिया था कि नहीं हम मिलना चाहते। हाँ। गुलजारी लाल नंदा सर से, तो वाला जो मंदिर था ना, जो वो किनारे का था, हाँ, वो जमुना के किनारे बेला मंदिर, तो उन्होंने उसका गुलजारी शिलान्यास लाल किया। नंदा ने, उन्होंने बिरला से कहा कि एक हनुमान जी की मूर्ति लगा दो यहाँ, तो बिरला ने वहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगाई थी। गुलजारी लाल नंदा के टाइम की ये बात है। उन्होंने ही शिलान्यास किया उस मंदिर का। वो कोई वो हुआ था, अटैक हुआ था, चाइना को हुआ था, कौन सा अटैक हुआ था जिसमें हाँ। बात हुई थी, तो महाराज ने कहा कि मूर्ति लगा दो हनुमान जी की, सब ठीक हो जाएगा। तो हनुमान जी की मूर्ति उन्होंने लगवाई थी, और वहाँ के जो पुजारी थे उन्हीं को सौंप दिया था। तो वो आज भी नारायण स्वामी जी, नारायण स्वामी, आज भी उनके बेटे उसको देखते हैं। गोपाल स्वामी देख रहे हैं आज। गोपाल स्वामी देखते हैं। ये तब बना था। उसके बाद फिर जौनापुर गए थे, वहाँ की ज़मीन इन्होंने देखी, वो उन्हें लगा छोटा मंदिर है, जगह ज़्यादा नहीं थी, तब उन्होंने जौनापुर की ज़मीन देखी और वहाँ पर उन्होंने कहा यहाँ पानी निकलेगा और मंदिर यहाँ बनेगा, तब वहाँ मंदिर बना है हनुमान जी का। हनुमान ये उन्हीं हनुमान जी की बात हो रही है जहाँ छोटे हनुमान जी और बड़े हनुमान जी जो आप चित्र में देख रहे हैं, बड़े हनुमान जी है ना, और उनके साथ ही छोटे हनुमान जी हैं, और उनकी भी ऐसी कृपा है कि महाराज जी का विग्रह, जब विग्रह का अनावरण हुआ, जब वहाँ पर महाराज जी पधारे तो वहाँ बुलाया गया था, है ना। और पंडित लाल बहादुर शास्त्री के निवास पर मुझे जाने का मौका मिला, क्योंकि वो पूरा परिवार भी महाराज जी का भक्त है। उनके सुपुत्र, आपने देखा, वीडियो देखा होगा, तो उसमें जब हमने महाराज जी की ये पुस्तिका भेंट की, ये पत्रिका भेंट की, तो उन्होंने बैठ की नहीं ली, खड़े होके ली, और बहुत भावुक हो गए वो, और फिर उन्होंने अपनी यादें बताई उनको। तो ये सौभाग्य कहाँ मिलता है, कहाँ कैसे मिले,
क्या संस्मरण रहे, है ना। मैं सोच रहा था किसी भी तरह से कहीं से कोई भक्त बताए कि इंदिरा गांधी से महाराज जी का कोई कनेक्शन था, है ना। तो आज वो कनेक्शन आपके श्रीमुख से सामने आया। महाराज जी से चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे तब से और 1973 तक जो प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, बीबी गिर साहब रहे, शंकर दयाल शर्मा जी रहे, चाहे चौधरी चरण सिंह, मतलब एक ऐसी लंबी श्रृंखला। लोग तो बाबा नीम करोगी कहते हैं वो स्टीव जॉब्स और वो मार्क जुकरबर्ग वहीं रोक देते हैं। लेकिन अगर हम अपने देश में देखें बहुत बड़ी लंबी सूची है ऐसे लोगों की। और फिर हमारे यहाँ प्रशासनिक परीक्षाओं में आईएएस और पीसीएस से कोई बड़ी डिग्री नहीं है। आईसीएस बड़े थे, वो थे कॉल थे, एमजी कॉल के यहाँ वहाँ जाते थे नैनीताल में, उनके यहाँ वहाँ पे सोनी साहब तो स्लीपी हॉलों में रहते थे, वो आगे जाते थे आडवल में एमजी कॉल रहते थे, उनके यहाँ महाराज जाते थे। डांडी में बैठ के जा रहे हैं, हम लोग हाथ हिलाते रहते थे, ब्रुक हिल में हम लोग रहते थे, बड़ा आनंद आता वो चीज़ें देखने को। अब वो मैं तो कहूँगी जो नए भक्त हैं उनमें वो चीज़ नहीं आ पा रही है, जिसके लिए आप उनको कहिए जो महाराज के नहीं आप कहेंगी जो आप अपने उससे चैनल के लगा दी आपकी हमने बेटा वो अपने जो वो उनमें सच्चाई नहीं आ रही है। जी हृदय की सच्चाई। हर आदमी अपने को कैश करने में लगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पिता जबकि इतने बड़े बड़े लोग आते थे हमारे घर में, आज तक हम लोगों ने किसी का टेलीफोन नंबर नहीं लिया। और आज भी मुझे कोई मिलता है मैं किसी का टेलीफोन नंबर नहीं लेती हूँ। इसलिए नहीं लेती हूँ कि हमारे सबसे बड़े तो टेलीफोन वही हैं, बाबा हैं। हमें जो कहना होगा हम उनसे कहेंगे, हमने कांटेक्ट बना के क्या करना है। मेरे पिता ने कभी कांटेक्ट किसी से नहीं बनाया। बड़े बड़े आईसीएस आए, आईएएस आए, घर में आते थे सब दर्शन करने, और पांडे थे, एडी पांडे सब आते थे, उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो कहते थे जो कुछ कहना हमने महाराज से कहना है। अब वो सब कर रहे थे हम लोग का, उन्होंने जब परिवार को संभाल लिया है तो ठीक है वही करेंगे। तो आज भी लोगों को ऐसी भीड़ों में जाना, कांटेक्ट बनाना, टेलीफोन नंबर लेना, मिलना जुलना, फैमिली में एक दूसरे से आना जाना, ये चीज़ नहीं, बल्कि महाराज का ध्यान और उसमें कंसंट्रेशन करें तो महाराज अपने आप सारा करेंगे। ऐसा नहीं कि वो किसी को कहने की या सुनने की ज़रूरत नहीं। हमारा तो ये एक्सपीरियंस है, हमारे कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन महाराज की कृपा है क्योंकि हम मन से, वो कहते थे हृदय से उनको प्रेम करो, प्रेम ही करना है और क्या करना। महाराज ने प्रेम सिखाया और कुछ नहीं सिखाया। और अपने वो एक एक चीज़ लोगों को, हृदय को परिवर्तित करते थे। आपने देखा कोई भीड़ होती थी उसमें जो चर्चा चलती थी, हमें याद है कि हमारा भाई सिगरेट पीता था गोपाल, तो वो सिगरेट पी रहा तो उधर जा रहा है, तो बाप ने कहा कि ये महाराज इसको समझाइए सिगरेट, तो डांटेंगे नहीं, कुछ नहीं, वो अपने आप उसको चेंज करते थे। कैसे पूछें क्या करें। तो हम लोग बाबा जी के पास वृंदावन पहुँचे तो महाराज जो थे उस समय तखत पे बैठे थे, तखत पे बैठे थे बाहर ही, एकदम से जोर से गेट से घुसते ही एकदम से चिल्लाए, चोरी हो गई गाड़ी। मैंने कहा महाराज, उनको तो सब पता रहता, अंतर्यामी थे। तो उन्होंने कहा हाँ हो गई महाराज, चोरी हो गई। बोले कैसा कप्तान है, तेरी गाड़ी चोरी हो गई तो औरों की क्या बचाएगा, ऐसे बोले। अच्छा। फिर हमने कहा महाराज जब बताइए क्या करें, हम तो परेशान हैं। पहले तो गाड़ी बड़ी मुश्किल से खरीदी जाती थी, तो अब तो लोग लोन लेके खरीद लेते हैं। तो महाराज बोले चिंता क्यों करती है, मिल जाएगी तुझे। मैंने कहा कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी, पूछा उनसे, कहते 1 महीने बाद मिल जाएगी, जहाँ से चोरी हुई है वहीं मिल जाएगी, वहीं मिल जाएगी। अरे और वाकई में 1 महीने बाद वो गाड़ी हम लोग को वहीं खड़ी मिली, डेलाइट सिनेमा के बाहर। ऐसे तो दौड़ा हमारे पास आया जी, ऐसा जो दरियागंज जी, और दौड़ा आया कि महाराज साहब गाड़ी तो मिल गई। मैंने कहा साहब वहीं डिलाइट सिनेमा के बाहर मिली है, खड़ी है, खड़ी मिली है। तो हमने फिर उसको शाबाश की। मैंने कहा चलो महाराज, ये तो महाराज का करनी है। हम तो बड़े परेशान थे, लेकिन महाराज की कृपा से वो गाड़ी हमें वहीं से मिली। ये महाराज का तखत है, संभाल लो और इसको हम नमन। यहाँ महाराज जी इसी तखत पर बैठा करते थे।
और सोते थे रात में, सोते थे इस रात। ये लकड़ी है ना, वही है। इसके भी ऐसे भाग्य हैं जहाँ स्पर्श, क्षणिक स्पर्श के लिए व्यक्ति परेशान होता था। उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए वो किसी को फोटो नहीं खींचने देते थे, किसी को नंबर नहीं एक दूसरे से लेने देते थे। ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाई थी हम लोग को। जी, जी। इसलिए तभी हम लोग के पास फोटो ब्लैक एंड वाइट बहुत कम फोटो हैं महाराज की। तो अंग्रेज एक साल पहले आए हैं शरीर छोड़ने के, उन्होंने खींची थी जी। अब तो ब्लैक एंड व्हाइट भी बड़े बन जाते हैं, लोगों ने बना दिया व्हाइट। लेकिन पहले तो वो शुक्ला जी थे, लखनऊ वाले जो फोटोग्राफर थे, उमादत्त शुक्ला, उन्होंने फोटो खींची थी। बॉक्स कैमरा होता था, उससे फोटो खींची गई थी। हम लोगों की भी, महाराज की जो भी फोटो आपके पास भी हैं। जी जी। तो मैं वही बता रही हूँ कि पहले महाराज पब्लिसिटी में बिलीव ही नहीं करते। वही चीज़ सिद्धि माई ने वहाँ करी थी कैंची में कि फ़ोटो खींचना मना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना वो जो ढक के रखी जाती हैं। जैसे पूजा पाठ है, उसकी पब्लिसिटी नहीं होती। पूजा आप अपने मन के लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो। और भोजन है, उसको ढक के रखते हैं। पैसा है, उसको ढक के रखते हैं। कुछ चीज़ें दिखाई नहीं जाती। इसीलिए वो कहते थे, आजकल लोग हैं मंदिर जाएंगे, फ़ोटो पहले खींचेंगे कि हम मंदिर आए हैं, सबको बताएंगे। अरे मंदिर आए हो तो उसमें बताना क्या? आप अपने लिए मंदिर आए हो, अपने लिए पूजा कर रहे हो, उसमें सबको पब्लिसिटी क्या जरूरत पड़ेगी? जी, जी। ये सब चीज़ें उस टाइम से चल रही थी, तो हम लोगों ने तो भी नहीं सोचा कि प्रभु दयाल का नाम लिखा जाए। अच्छा, ये था, ये रीज़न था। जी जी। अब आज के लोग कहेंगे जी जी कि प्रभु दयाल ने लिखी, ये लोगों को अब पता लग रहा है। हमें उस समय नहीं पता लगा था जब महाराज थे। ये तो प्रभु दयाल जी को ही पता नहीं था जब छपा है, जब छपा है इंटरव्यू बताया। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि वो उस समय टाइम ही नहीं ऐसा था ना। महाराज ने हम लोग को सिखाया था ये चीज़ें जी जी कि पब्लिसिटी करी जाए, और ना हम लोग करते थे। हम लोग महाराज के अलावा और किसी की बात ही नहीं करना है, सोचना। लोग कमरों के बारे में भी जिक्र नहीं करते थे, ये कमरा किसने बनवाया है, क्या किया जाए, कैची में हो या वृंदावन में हो। ये तो अब पता लगने लगा है किसका कमरा, किसने बनाया, क्या है। वैसे महाराज जी की एक बात जो मुझे समझ में आई, मैं तो केवल आप लोगों से मिल मिल के कुछ सीख रहा हूँ। और कल हमने कहा भी था कि मैं ज़िंदगी भर जब तक सांस है तब तक विद्यार्थी बना रहा हूँ। महाराज जी चाहते थे उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, और जिसके साथ नहीं चाहते थे उससे फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे। जिसे मिलना चाहते थे उसे दर्शन देते थे, और जिसे नहीं चाहते थे उससे मिलते नहीं थे। एक उदाहरण तो आपने दिया, अभी उग्रा साहब ने एक उदाहरण दिया था, और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें महाराज जी ने कहा कि नहीं मिलेंगे। हाँ, एकदम होके चले जाते थे। प्रकाश चंद्र जोशी जी कमिश्नर रहे, उनके सुपुत्र से मेरी भेंट हुई थी कैंची धाम में। उनने बताया था कि मैंने महाराज जी को नल के पाइप में जाते हुए देखा है। कोई मानेगा? क्योंकि उन्होंने बैठे थे, बताया कि वो आ रहा है, मैं दर्शन नहीं दूंगा उसे। और बोले ऐसे करके में हमारा कंबल ढक के बैठ जाते थे, सो जाते थे, घुराटे लेने लगते थे। वो कब तक बैठेंगे? गवर्नर आ रहे हैं, सब सिक्योरिटी लग गई, सब लग गई। हम लोग कहें, पापा कहें महाराज उठ जाइए, उनको 1-2 मिनट दर्शन दे दीजिए। क्यों चुप कर जा, तुझे कुछ पता है? सो के अपने घुराटे, जैसे वो चला गया तो कंबल ओढ़ के बात करने लगे। आपके बड़े भाई श्यामलाल जी ने भी बताया, महाराज जी को दर्शन नहीं देने, चल श्याम चले, और हाथ पकड़ा और चले गए। अब मामा ने डांटा, तुम्हें पता नहीं था गवर्नर आ रहे हैं, उन्होंने हमसे पता कर लिया था। तुमने बोले हमें वो भी डांट सुननी पड़ती थी, मुझे ये भी करना पड़ता था। आप देख रहे होंगे, और वास्तव में श्याम भैया आपके हमारे लिए तो बहुत पूज्य हैं। सबको अपना स्नेह, उन्होंने ये बताया कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बुआ और फूफा का या मामा के हमारे बच्चे हैं। मैं सब में बड़ा था, तो मैं बड़ा भाई सबका। पाले ही था। बहुत अच्छा मतलब अनुभव दिया उन्होंने। जब हमारी शादी हुई, क्योंकि महाराज ने कहा था कि मेरी माँ बहुत कहती थी जी कि मैं IAS या IPS से महाराज मेरी लड़के बच्चों की शादी कराओ। तो उन्होंने फिर कोहली साहब बोले, मैं सिर पीटते थे महाराज, मैं कहाँ से लाऊं IAS IPS, कहाँ से लाऊं? माँ मुझे रोटी नहीं देगी। कितने प्यार से कहते थे, माँ मुझे रोटी नहीं देगी अगर मैं IAS IPS से शादी नहीं करूँगा इसकी लड़की की। तो खैर फिर महाराज ने शादी हमारी कोहली साहब से कराई, और बेटी की शादी IAS से कराई। तो ये सब महाराज की कृपा है जो चल रही है हमारे परिवार के ऊपर। तो जब शादी हुई भी नहीं थी, ये दिल्ली में पोस्टेड थे, ये 67 की बात है,
हाँ। 68 में हमारी शादी हुई, 67 की बात 67 है। की। उसमें Central government employee। आप बताओ, क्योंकि उस समय वहाँ सितंबर 1967 में ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन ने स्ट्राइक कर दी। जी सारे दफ्तरों में, रेलवे हो, टेलीफोन हो, कोई हो, जी। सब दफ्तरों में। तो मैं यहाँ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक कप्तान था जी और मेरे साथ एक और कप्तान थे जो मेरे से सीनियर थे, जी। तो सरदार महेंद्र सिंह। जी तो हमसे दोनों ने वहाँ एक ही जीप में बैठ के सब दफ्तरों का दौरा करना शुरू किया कि कहीं वायलेंस ना हो जाए, जी। कहीं कोई और हैपनिंग ना हो जाए। तो हम जब करते करते आईटीओ पे पहुँचे जब, तो देखा क्या कि कुछ एम्प्लॉय जो हैं छत पे चढ़े हुए हैं, वाई शेप्ड बिल्डिंग, वहाँ बड़ी मशहूर बिल्डिंग जी। है वाई शेप्ड, जिसमें सारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे। जी और बाकी भी साथ की जो बिल्डिंगें थी, तो एम्प्लॉयज़ ऊपर छत पे चढ़ के वहाँ से पत्थर फेंक रहे थे नीचे। और जो पुलिस नीचे लगी हुई थी, जी तो पुलिस के ऊपर मार रहे थे। तो मारते 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 जब बड़ी एग्जॉस्ट हो गया, तो सरदार महेंद्र सिंह ने डिसीजन लिया कि बिल्डिंग के अंदर एंटर होके इनको पकड़ा जाए। जी खैर उनको पकड़ धकड़ शकड़ हुई, ये हुआ वो हुआ। तो एक एम्प्लॉय जो था डर के मारे छत से कूद उसे खिड़की को नीचे उतर के पकड़ने की चक्कर में नीचे गिरा और वो मर गया, ऑन स्पॉट मर गया। तो मिस्टर शाह वर्क्स एंड हाउसिंग मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कह दिया कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। अगर वाई चौहान होम मिनिस्टर थे, जी उन्होंने ये कह दिया कि मैं अगर ये एक्शन नहीं होता तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। के शाह मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। जी खैर तो सरदार महेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया जी और बाकी इंक्वायरी उसकी के ऑर्डर कर दिए गए। वो महाराज के बड़े भक्त थे। तो महाराज का, मैं वहाँ पुलिस स्टेशन कमरा मार्केट में बैठा हुआ था, तो महाराज का टेलीफोन आ गया वहाँ से मेरे पास कि बेटा तुम दौड़ के जाओ और उसके घर पे वो परेशान है महेंद्र सिंह, उसको कह दो कुछ नहीं होगा, अच्छा सिर्फ कागज़ के पेट पर आ जाएगा और उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता तेरा। क्या बात है। तो मैंने जाके उनको जाके बता दें कि महाराज बाबा ने ये बोला है, और निश्चिंत हो गए। और निश्चिंत हो गए। और एंड में 2 साल बाद इंक्वायरी नहीं कंप्लीट हुई, कोई कुछ नहीं हुआ उनका, वो रीइंस्टेट हो गए, फिर वहीं लगे। फिर वहीं लग गए। महाराज की ऐसी कृपा, बड़ी कृपा रहती है। 2 साल पहले ही बता देते थे क्या होना है क्या नहीं होना। महाराज धर्मनायन का ट्रांसफ़र कराना होता या कुछ करना होता था तो मेरे पिता से कहते थे, सोनी साहब से डायरेक्ट नहीं कहते थे, जबकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे। तो वो पिताजी से कहते थे कि इसका ट्रांसफ़र यहाँ करा जा, सूरत से क्या, सूरत से क्या। तो बल्कि उन्होंने चिट्ठी भी एक लिखी थी हमारे घर में, जो चिट्ठी है आपको शायद किसी ने इंटरव्यू में बताया, मैंने इसमें लिखा उसमें है कि किसी को हम भेज रहे हैं, इसको नौकरी लगवा देना, कहीं कुछ करना। तो इस तरह से उन्होंने तो मैक्सिमम काम, क्योंकि सारे आईएएस वहीं रहते थे, केहर सिंह साहब और चौधरी साहब सब लोग वहीं थे, तो आते रहते थे दर्शन करने, तो सारे काम जो है वहीं डिसाइड होता था, वहीं मीटिंगें होती थी, वहीं ट्रस्ट बनते थे, कौन सा ट्रस्ट कहाँ बनेगा, किसको कौन लगाया जाएगा क्या, तो महाराज सारा वहीं डिस्कस होता था। तो इसलिए कोई भी हम लोगों को बात उन्होंने फैमिली की नहीं बताई थी। हमने फर्स्ट टाइम धर्मनायन जी को देखा है जब कपाल क्रिया के, हमने कहा ये इनकी शक्ल के ये कौन है, तब मैंने पिताजी से पूछा, बोले उनके बेटे। मैंने कहा इनका परिवार भी था, आपने बताया नहीं, हमें बताया नहीं, क्या बोलते वो सब सीक्रेट रखा था उन्होंने बात। कभी फिर मुलाकात तो हुई होगी उनके जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी से? धर्मपत्नी के हम जब वो डेथ हुई थी तब हम गए थे, डेथ हुई थी तब आगरा थी उनकी? आगरा गए थे। अच्छा, तो आगरा उसमें गए थे, उनका दाह संस्कार वगैरह में तो नहीं गए थे हम, उसमें उनका जो होता है ना क्रिया विया होती है ना, उसमें गए थे। मतलब जब अंतिम संस्कार के लिए वो ले जाएंगी तब गए थे। तो उस समय पता चला होगा, तब तो धीमे धीमे पता चल गया होगा इनके 2 बेटे हैं। हाँ, वो तब पता लगा था, गिरजा से मिले, गिरजा थी फलाना। तो गिरजा भी आज हमसे कहती हैं कि ज्ञानो तुम्हारे पिता के बड़े बातें करते थे तुम्हारे बारे में, तो मुझे सुन के इतना अच्छा लगता था कि महाराज मुझे भी याद करते थे। गिरजा ने मुझे बताया जब वृंदावन में मिलती थी, बाद में महाराज के जाने के बाद मिली हमें वृंदावन में, तो हमसे बोली, हमने कहा मैं ज्ञानो हूँ, तो बोले तुम्हारे बारे में महाराज बड़ी चर्चा करते थे कि बड़ी समझदार लड़की है, बड़ी अच्छी है। ये महाराज की कृपा है, जो और क्या कहें। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, अगर उचित समझें तो आप ऑन रिकॉर्ड दीदी से कहें
क्योंकि महाराज जी की एकमात्र वो बेटी, वैसे तो बेटियां हैं, आप भी हैं और भी जो उन्होंने जिनके जीवन बाबा की पत्नी है उन्हें भी उन्हें धर्म बेटी माना था, वो भी आज कहती हैं कि हमारे पिता का उन्होंने दायित्व निभाया। लेकिन जो गिरजा दीदी हैं वो विश्व में जो 3 ही संतानें गिनी जाएंगी उनमें से गिरजा दीदी कभी भी कैमरे के सामने नहीं बताना चाहती। मैं आपसे सिफारिश आज करवा रहा हूँ खुला कैमरे पे कि आप उनसे कहें, क्योंकि देखिए मानव देह है और ये एक दिन समाप्त होनी है, पक्का है, सभी का होना है। और जो अनुभव दीदी के पास है एक बेटी के नाते, एक पिता पुत्री के नाते, वो किसी के पास नहीं है। वो तो ही है ना। तो आप कहें कि मैं भी महाराज जी की बेटी हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं कह दूं, लेकिन गिरजा जी जो है मैंने कई बार बात करी उनसे। नहीं, अब आप कहिए, मैं कहूँगा कि देखिए ये दीदी ने कहा और मैं आप वो देखती हैं, वो रोने लगती हैं, मुझे वो बता ही नहीं पाती हैं महाराज के बारे में। कई बार हमने वृंदावन में हमारी मुलाकात होती, सब बात होती है, वो महाराज के बारे में बताई। यह तो महाराज ने कह रखा था, गुरुदत्त शर्मा थे, वो बहुत रेयर लोगों को बताते थे। एक दो बार हमारे पास बैठते थे तो हम लोग डिस्कस करते थे, जो क्लोज महाराज के लोग थे उनसे ही डिस्कस होता था। गुरुदत्त शर्मा करते थे महाराज की बातें। कभी हम वहाँ गए थे, श्रीनगर गए तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, बिना पेट्रोल चलेगा, ये सब कहानियाँ गुरुदत्त शर्मा हम लोग को बताते थे। क्या बताया था जरा पूरी कहानी बताओ। अब पूरी कहानी तो मुझे याद नहीं, लेकिन गुरुदत्त शर्मा डिस्कस करते थे। सिद्धि माई भी हमसे डिस्कस करती थी अपनी महाराज के एक्सपीरियंस जो थे उनके, क्योंकि महाराज ने कई बार वृंदावन में गेट नहीं खोला, बाहर बैठी रही 1-2 दिन। हाँ, बारिश हो रही थी, हमने कहा महाराज खोलो। उन्होंने बड़ी तपस्या करी है महाराज ने, उनको हर तरह से, महाराज की आदत थी, हर अपने भक्त को पहचानते थे कि ये कैसे है। देखें मेरे, क्योंकि कई बार बैठे बैठे भगा देते थे, भाग जाओ, तो वो भाग गया तो भाग गया, वो दोबारा आएगा कि नहीं, महाराज तो ऐसे ही कह रहे हैं। तो ये भक्तों का इम्तहान लेते थे वो। अच्छा, ये इम्तिहान सिद्धि माँ का कब क्या? ये बहुत बार हुआ है उनका, उन्होंने कई बार हमें चर्चा सुनाई है। वो तो इतनी उनकी महाराज की डेडिकेटेड थी कि वो चाबी जो थी महाराज की, वो रस्सी जिसमें चाबियां बंधी थी यहाँ के स्टोर की, कैंची की, उसके ऊपर भी इन्होंने कपड़ा बांध दिया था कि चाबी जो है वो महाराज की छुई हुई है, टच की हुई है। और मैं भी जो आज तक जाती हूँ तो कभी बाहर नहीं ठहरती हूँ। अगर मुझसे कोई कहता है ना बाहर ठहर जाओ मंदिर के, मैं कहूँ जहाँ जहाँ महाराज ने चरण रखे हैं, जहाँ जहाँ बैठे हैं, मैं वहीं रहूँगी जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए कमरा, लेकिन रहूँगी मैं वहीं। मैं बाहर नहीं ठहरती, ना कैंची में ठहरती, ना वृंदावन में ठहरती हूँ। महाराज ने अपने हाथों से बनाया, वृंदावन तो अपने हाथों से बनाए जी। जितने वो होते थे, क्या कहते हैं, मजदूर होते थे, उनसे उनकी ला क्या रोटी लाया है, ला के खाते थे उनकी रोटी। तो वृंदावन तो उनके, बल्कि कैंची बना है हरदा बाबा ने बनाया था जी। बीच में बोरी ला के हरदा बाबा ने बनाया था कैंची। उनका वृंदावन उनके हाथ का बना हुआ मंदिर, बल्कि ऊंची ऊंची दीवारें होती थी। तो सब मेरे पिता पूछते थे कि महाराज इतनी ऊंची दीवार क्यों बनाई? बोले तुझे नहीं मालूम, यहाँ के पंडे बड़े बदमाश होते हैं, कब्जा कर लेंगे, ऐसे कहते थे जी। 9 फुट ऊंची दीवार बनाई है उन्होंने चारों तरफ जो बनी हुई। महाराज की तो चर्चा हम लोग तो अब क्या बताएं, अब ये सब चीज़ें ऐसे ही रह गया है। मथुरा वृंदावन के बारे में बताया दीदी ने कि उन्होंने अपनी देख रेख में, सुधीर दादा ने लिखा है और मैंने आपको सुनाया भी है। मैं प्रसंग आ गया है तो मैं जल्दी में बता देता हूँ कि एक बार जब वो खड़े होके वृंदावन में निर्माण कार्य हो रहा था, धूप में खड़े होके देख रहे थे। एक भक्त आया, बोले महाराज जी अरे ये क्या कर रहे हो, आप बैठो हम देखते हैं और कोई देख लेगा। उन्होंने कहा कि घोड़ों को स्वतंत्र रख दीजिए, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखिए। वो ये कैंची मंदिर जब बना है, और कैंची मंदिर में जो धनराशि लगी थी वो बिरला जी ने दी थी प्रारंभिक दौर में। और जब उनको वहाँ के फ़ोटो दिखाए गए थे कि ये इतना बन गया है, तब उन्होंने कहा था कि ये जो है ना, जितनी धनराशि लगी है उतना काम नहीं हुआ है। तो उन्होंने उसको संदर्भित करते हुए प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी ने लिखा है कि वृंदावन जब धाम बना है तो महाराज जी घंटों धूप में खड़े होकर काम करवाया करते थे। तो वही बात आज दीदी बता रही है। ये तो हम लोगों ने देखा है, इस चीज़ को हमारे सामने बना है वृंदावन, हमारे सामने बना है कैंची। तो इस चीज़ के तो हम लोग प्रमाण है, ऐसी कोई झूठ नहीं है इसमें, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप इतने महत्वपूर्ण ओहदे पे थे, आप सिफारिश महाराज जी से करवा लेते थे, आपके पास भी तो सिफारिशें आती होंगी? बहुत आती थी, बहुत आती थी, लेकिन हम कहते थे भाई हम
हम तो ये काम करते नहीं सिफारिश वाला, हम तो जो सरकार में हो रहा है चल रहा है वो उसी पे बिलीव करते हैं। महाराज जी नहीं करते होंगे आपसे सिफारिश कि ये काम करो जाके? वो खुद ही करा देते थे, वो ना, हमसे क्या करेंगे? महाराज ने कभी हमसे नहीं कहा। नहीं कहा ना। देख रहे हो ना, यही भक्त और भगवान का संबंध होता है। प्रदेश के पुलिस के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने के बाद भाई चाहे जितने लड़कों की, चाहे जितने भक्तों की बातें उनके पास जाया करती होंगी और ज़रा सा एक इशारा कर देते कि ये करना है, तो अब एक धर्म युद्ध हो जाता कि मैं अपने कर्तव्य के साथ न्याय करूं या महाराज जी की बात मानूं, है ना? क्योंकि महाराज जी के भक्त तो चाहे कैसा भी काम हो पहुंच के साफ करवा दीजिए, है कि नहीं? तभी कहा गया है कि यदि आपके मन की हो रही है तो अच्छी बात है, आपके मन की नहीं हो रही तो प्रभु के मन की हो रही है, वो और ज़्यादा अच्छी बात है। इसीलिए दुखी नहीं होना चाहिए। आप भक्त रहे और बहुत ढेर सारे मैं कहूँगा IAS IPS अफसर रहे हैं उनमें, और उन्होंने इस तरह की कहीं कोई सिफारिश नहीं की, और सिफारिश की है तो केवल सूरज के लिए लिखा है ना? एक आदमी उन्होंने चुन रखा था कि क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कह देते जा सूरज से जा, है ना? और वो भी अपना देखते थे कि कौन सा काम कराना है और कौन सा काम नहीं करते वो कराना। खुद ही थे, जी जी, करते खुद ही थे। वो तो नाम है। एक वो तो जीता जागता उदाहरण है कि लड़का कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे, फिर वो शादी करता है ना सब? देखो ये बात बिल्कुल ठीक है, हम तो अटल थे इस बात पे, नहीं करनी है, नहीं करनी है ना? अरे साहब फंस जाते कहीं, बढ़िया तरह से जिंदगी महाराज के चरणों में आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, यादों के पन्ने जब खुलते हैं तब एक एक संस्मरण याद आता है और समय चलता जाता है। उन समय के पहिए जो घूमते हैं ना, वो कभी नहीं रुकते, वक्त कभी नहीं रुकता है। वक्त का आप चाहें किसी चीज़ को ठहरा दीजिए और आप कहेंगे वक्त ठहर जाए, वक्त नहीं ठहरता है। तो पुराने बीते हुए वक्त के जो संस्मरण हैं, उनके एक एक पन्ने हम लोग खोलने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आ रही हैं। राम राम, मिलते हैं नई संस्मरण।